नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 अगस्त 2023 के डेली एडिटोरियल एनालिसिस और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल की डेट का 8 अगस्त का एडिटोरियल डिस्कस नहीं हुआ था। कल करंट अफेयर्स विनीत सर ने डिस्कस किया था, तो कल की डेट के एडिटोरियल्स भी मैं आज डिस्कस कर लूंगा। तो देखा जाए तो टोटल 8 एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करने हैं, 4 9 अगस्त के और 4 8 अगस्त के। अब क्या है कि दोनों ही एडिटोरियल्स में डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर आर्टिकल कॉमन है, तो इफेक्टिवली यहां पे 7 आर्टिकल्स एडिटोरियल के हो जाएंगे, जो कि डाटा प्रोटेक्शन बिल वाला जो 8 अगस्त का आर्टिकल है उसमें कुछ खास है नहीं। देखिए, डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेके ओवरऑल एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात की जा रही है कि भैया आरटीआई एक्ट को अमेंड किया जा रहा है और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर का पहले क्लॉज था उसको हटाया जा रहा है। इसके बारे में मैंने पहले कई बार डिस्कशन किया है, ऐसा नहीं एक बार, कम से कम नहीं तो 10 बार मैं अब तक करंट अफेयर्स और एडिटोरियल में डिस्कशन कर चुका हूं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा प्रोटेक्शन बिल का आर्टिकल 9 अगस्त वाला है वो मैं यहां पे कवर करूंगा, 8 अगस्त वाला कवर नहीं करूंगा, जो उसमें रिपीटेड इंफॉर्मेशन है। साथ साथ करंट अफेयर्स में आज एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। लेक्चर की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो दोस्तों मेरा मेंटरशिप कोर्स ऑप्ट कर सकते, ये आपको मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ हर्षित द्विवेदी एजुकेशन जो मेरी ऐप है एंड्रॉइड पे और आईओएस प्लेटफॉर्म पे, वहां पे भी ये पर्टिकुलर कोर्स का एक्सेस लिंक आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो एक बार इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड और बेटर क्वालिटी का कंटेंट मैं आपके लिए लगातार लाने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले 3-4 दिन में मेरी तबियत खराब थी, इसलिए वीडियोस की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। पीडीएफ्स बहुत सारी पाइल अप हो चुकी हैं, 40 से 50। मैं तेजी से उनको रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा। ओके, तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेके ही बात करेंगे। तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ये लोकसभा में पास हो गया मंडे को। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती, कुछ और अपडेट्स मिल जाते, तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अब लोकसभा में पास होने के बाद इस डाटा प्रोटेक्शन बिल का राज्यसभा में पास होना जरूरी है। सरकार का यह बोलना है कि चूंकि ये डाटा प्रोटेक्शन बिल हमने 2022 में इंट्रोड्यूस किया था और फाइनली इसको 2023 के अगस्त महीने में पास किया जा रहा है, तो इसमें जो भी सजेशंस पिछले साल दिए गए थे उनको सरकार ने इनकॉर्पोरेट किया है। लेकिन इस सरकार के सबमिशन को लेकर बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यहां पे एग्जैक्टली कौन कौन से सजेशंस को अमेंडेड वर्जन में, जो कि यहां पे पास कराया जा रहा है लोकसभा राज्यसभा में, इंक्लूड किया गया। इस बात को लेकर प्रॉपर जानकारी है नहीं। ओके, तो बेसिकली 2022 के वर्जन के बाद कितने सबमिशंस दिए गए और उसमें क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया गया, इस बारे में बहुत क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी सरकार की तरफ से अवेलेबल है नहीं। बिल का हाईलाइट कुछ ऐसा है कि एक इंडिविजुअल के पर्सनल डाटा को, यहां पे इंडिविजुअल को मतलब जिसका पर्सनल डाटा इस्तेमाल हो रहा है उसको डाटा प्रिंसिपल बोला गया है, और जो एंटिटी इसको इस्तेमाल कर रही है इसको डाटा फिड्यूशरी बोला गया है। तो डाटा फिड्यूशरी डाटा प्रिंसिपल के डाटा को इस्तेमाल कर सकता है डाटा प्रिंसिपल से अप्रूवल लेने के बाद ही, सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस के लिए। बहुत सी जगहों पे जो सर्टेन लेजिटिमेट यूज वाला जो क्लॉज है ना, इसमें डाटा प्रिंसिपल से एसेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, वैसे भी डाटा फिड्यूशरीज डाटा को इस्तेमाल कर सकती है। अब यहां पे मेन कैच निकल के आता है। अगर मान लो सरकार को कोई लाइसेंस प्रोवाइड करना है, वेलफेयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, परमिट्स प्रोवाइड करनी है, सोशल वेलफेयर की सर्विसेज, तो इस रिस्पेक्ट में डिफॉल्ट मोड में ये डाटा बोल रहा है कि हाँ भाई, जो सरकार है वो पर्सनल डाटा को इस्तेमाल कर सकती है। ओवरऑल अगर आप देखो, जो श्री कृष्णा कमेटी का ड्राफ्ट बिल आया था 2018 में, उसमें जो क्लॉजेस इंक्लूड किए गए थे डाटा प्रोटेक्शन के लिए, उनको काफी स्ट्रांग बोला गया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोला गया था कि जो डाटा फिड्यूशरी है वो डाटा प्रिंसिपल के डाटा को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को तभी इस्तेमाल कर सकता है जब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज एट स्टेक। तो अगर देश की सिक्योरिटी और सोसाइटी की सिक्योरिटी स्टेक पे है तो उसी रिस्पेक्ट में बिना कंसेंट के डाटा फिड्यूशरी डाटा प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। लेकिन अब जो 2023 में बिल पास हो रहा है, जो 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें इस एम्बेट को काफी बड़ा कर दिया गया है। बहुत से लेजिटिमेट यूजेस के लिए यहां पे बिना कंसेंट के डाटा प्रिंसिपल का डाटा इस्तेमाल हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप देखो, आर्टिकल 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसके बारे में काफी देर से बातचीत हो रही है कि भाई इस पर्टिकुलर क्लॉज को, आर्टिकल 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे, कई बार मतलब आप कह लो मिस यूज किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप कोई पर्सनल डाटा जानना चाह रहे हो किसी पार्टी का, और उस पर्टिकुलर पार्टी का पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुद्दे का पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में डाटा रिलीज करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट के प्रेमाइस पे
पर्सनल डाटा तक रिलीज किया जा सकता है, ये ओवरऑल बोला गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। बट कई बार क्या होता था कि जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता था, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता था, वो बोल देता था कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट कंसर्न नहीं होता। अब जो नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं इस नए डाटा बिल के थ्रू, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट वाला क्लॉज भी हटाया जा रहा है। मतलब केंद्र की सरकार के और राज्य की सरकार के ऑफिशियल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और कम हो जाएगी यहां पर। ठीक है। प्लस डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, 2018 का जो बिल था उसमें भी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड था, 2023 के बिल में भी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है। लेकिन इस डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास सुपरविजरी ताकत तो है, कोई भी रेगुलेटरी ताकत इसके पास नहीं है। नो रेगुलेटरी ताकत, एडजुडिकेटरी ताकत है, सुपरविजरी ताकत है, रेगुलेटरी ताकत नहीं है। तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे अकाउंटेबल ठहरा नहीं पाएगा किसी भी डाटा फिड्यूशरी को अगर वो कुछ इलीगल करता हो। सबसे खास बात दोस्तों यहां पे ये कि सबसे बड़ी डाटा फिड्यूशरी तो केंद्र की सरकार है, सबसे ज्यादा डाटा प्रोसेस करती है केंद्र की सरकार। पूरा का पूरा यूआईडीएआई, मनरेगा का डाटाबेस, आधार का डाटाबेस, ये सब केंद्र की सरकार के पास है। तो अगर सबसे पहले इस पर्टिकुलर बिल को किसी को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए तो वो केंद्र की सरकार को करना चाहिए। खास बात दोस्तों यहां पे ये कि जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है इसके सारे मेंबर्स को अपॉइंट करेगी केंद्र की सरकार। पहले ओवरऑल 2018 के बिल में बहुत सारे सेफगार्ड्स थे, केंद्र की सरकार के हाथ में एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, लेकिन अब 2023 के वर्जन में एक एब्सोल्यूट पावर आ गई है। 8 अगस्त कल का जो आपका एडिटोरियल था ना, उसमें एक आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल में नासकॉम करके जो ट्रेडिंग ग्रुप है ना, उसने डाटा प्रोटेक्शन बिल को गेम चेंजर बोला। लेकिन इससे यह पता चल जाता है कि अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर बिल को गेम चेंजर कर रहा है तो मतलब ओवरऑल वो पर्टिकुलर बिल उस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जाता है। तो कई बार यह भी बोला जा रहा है कि जो नया डाटा प्रोटेक्शन बिल है ये डाटा प्रोटेक्शन को नहीं प्रमोट करता है, ये डाटा माइनिंग को प्रमोट करता है। मतलब और डाटा इकट्ठा करो और ओवरऑल डाटा फिड्यूशरीज को प्रॉपर तरीके से यहां पर अकाउंटेबल नहीं किया जा रहा। तो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप चाहें तो आप मेरा मेंटरशिप कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। थोड़ा रिमाइंड करना जरूरी रहता है, इसलिए मैंने पीडीएफ में भी इस इंफॉर्मेशन को डाल दिया। फिर अगला, द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन अ न्यू एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। यहां पर भाई क्या बोला जा रहा है? ग्रामर ऑफ कॉमर्स मतलब जियोपॉलिटिक्स में कॉमर्स मतलब पैसों के लेन देन, इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में क्या ग्रामर बैठ रही है, इसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, इंडिया एक फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया भर की कंट्रीज के लिए। क्यों? चूंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर देखा जाए तो चाइना के मार्केट के बाद सबसे ताकतवर मार्केट आज की डेट में कोई निकल के आ रहा है वो इंडिया है। ऑब्वियस सी बात है, उसकी वजह है आबादी। इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ इंडिया चूंकि इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है तो इस आबादी के पास पैसा भी है जेब में खर्च करने के लिए। इसलिए इंडिया इज नेचुरली अ डेस्टिनेशन फॉर मेनी कंट्रीज, कंपनीज। ठीक है, तो आगे बात की जाए। इंडिया फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर, एक लार्ज मार्केट है। ये इस बात से एविडेंट होता है कि मार्च 2018 से लेकर अब तक 23 एडवांस्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ साइन किए हैं और इंडियन रुपीस और अपनी लोकल करेंसी में पेमेंट को सेटल करने की बात की। जब रशिया यूक्रेन वॉर छुड़ा अर्ली 2022 में, रशिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन द्वारा सैंक्शंस लगाए गए तो रशिया की इकोनॉमी खतरे में आई। उस समय पर रशिया ने इंडिया से मदद की उम्मीद रखी। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया का एक बहुत बड़ा क्वांटम तेल का, एनर्जी सप्लाईज का, डिफेंस सप्लाईज का रशिया से आ रहा था और कुछ रॉ मटेरियल्स इंडिया भी रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इंडिया रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड था वो दोनों कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इंडिया रशिया बहुत हद तक लीगेसी पार्टनर से। यूएसएसआर ने एक समय पे इंडिया की काफी मदद की थी। तो आज की डेट में अब अगर इंडिया रशिया को ट्रेड करना है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, तो भैया यूएस डॉलर्स और यूरो में ट्रेड करना मुश्किल है। रीजन में सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर। इस रिस्पेक्ट में वॉस्त्रो अकाउंट्स के थ्रू ट्रेडिंग शुरू की। तो वॉस्त्रो अकाउंट्स के अंदर जो ओवरऑल रशियन बैंक्स है वहां पे एक इंडियन ऑथराइज्ड डेजिग्नेटरी का अकाउंट बना हुआ है, इसको वॉस्त्रो अकाउंट बोल सकते हो। सिमिलरली इंडिया के जो बैंक्स है उसमें रशियन कंपनीज का वॉस्त्रो अकाउंट बना हुआ है। तो कल की डेट में मान लीजिए कि हम, समझिए आपको, कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो जो रशिया का वॉस्त्रो अकाउंट इंडियन बैंक में होगा ना, उसमें इक्विवेलेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी डाल देंगे। ठीक है, और ओवरऑल कल की डेट में हम ओवरऑल कुछ भेजते हैं रशिया को, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को, रशिया को हमें पेमेंट देनी है। तो जो रशिया का रुपी पड़ा हुआ है उसके वॉस्त्रो अकाउंट में इंडिया के अंदर, उससे पैसा डेबिट कर लेंगे। तो इसी प्रकार का कमेंसुरेट एक वॉस्त्रो अकाउंट रशियन बैंक में भी खुला होगा इंडियन डेजिग्नेटेड एंटिटी का रशिया के अंदर। तो ये वॉस्त्रो अकाउंट्स हैं। इन वॉस्त्रो अकाउंट्स में रशियन रूबल्स की ट्रेडिंग करके, इंडियन रुपीस की ट्रेडिंग करके हम ओवरऑल पैसा वगैरह का सेटलमेंट कर सकते हैं। अब क्या है कि भाई भारत सरकार के लिए रूबल्स को इकट्ठा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। रीजन मीन
रूबल्स की जो इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी है बहुत हिली हुई है। रीजन मीन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे हैं, तो इंडियन रुपीस की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में स्टेक पे नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन रुपीस इस समय पे रूबल से ज्यादा रिलायबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इंडियन रुपी इकट्ठा होने लगा रशियन वॉस्त्रो अकाउंट में, तो रशिया ने बोला कि हम इतने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंडियन रुपीस का करेंगे क्या? अगर हम टर्की सामान खरीदते हैं, यूएई से सामान खरीदते हैं, हम चाइना सामान खरीदते हैं, हम रुपी में पेमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो हमको इतना रुपया चाहिए नहीं। तो कुछ जो एनर्जी प्रोक्योरर्स थे इंडिया के, वो ओवरऑल रशिया को चाइनीज युआन में पेमेंट करने लगे। अब चूंकि युआन में पेमेंट करना इंडिया की नेचुरल, आप कह लो सोवरेनिटी पे, फाइनेंशियल सोवरेनिटी पे बात आ जाती है, तो युआन पे पेमेंट डिस्करेज करके यूएई के दिरहम में पेमेंट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो कुल मिला के आप यह समझ सकते हो कि इस समय पे इंडिया रशिया के बीच में एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे यूएस डॉलर और यूरो के ऊपर हमें डिपेंडेंस कम करनी है। क्या पास्ट में भी कभी हमने ऐसा किया? जी हां, किया है दोस्तों। 1950s में सोवियत यूनियन ने भिलाई में एक स्टील प्लांट लगाया था। उस समय पे वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को अपोज कर रही थी। उस समय पे वेस्टर्न कंट्रीज की यूएसएसआर से तो बनती नहीं थी, इंडिया से भी उस लेवल पे नहीं बनती थी, क्योंकि इंडिया उस समय पे नॉन अलाइंड ग्रुप का पार्ट था। वो किसी भी प्लेयर की तरफ रहना नहीं चाहते थे, और यूएस जो वेस्टर्न कंट्री कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, उनको पसंद नहीं आता था अगर कोई कंट्री अपने हिसाब से चीजें करे। तो उस समय पे अगर आप देखो तो क्या हुआ कि भाई एक बाइलेटरल क्लियरिंग अकाउंट यहां पे स्टैब्लिश किया गया सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच में। और इस बाइलेटरल क्लियरिंग अकाउंट के अंदर जो भी पेमेंट वगैरह की जा रही थी, उनको रुपी में डिनोमिनेट किया जा रहा था। तो उस समय पे भी रुपी को ओवरऑल ट्रेड सेटल करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। क्योंकि हुआ ये था 1971 में डॉलर फ्लोटिंग के चलते करेंसी मार्केट्स में काफी वॉलेटिलिटी आ गई थी। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए यूएसएसआर की करेंसी और इंडिया की करेंसी को सीधे सीधे ट्रेड करने की कोशिश की गई। और इस प्रकार की कोशिश पहले भी ओवरऑल सोवियत यूनियन, चाइना और बाकी कंट्रीज के साथ कर चुका है। ठीक है ना? तो कुल मिला के ये यूएस डॉलर और यूरो के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश पास्ट में भी हुई है, आज भी हुई है। आज की डेट में जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा बदल गया। अब बात यह दोस्तों कि रशिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर बढ़ रही है, तो रशिया बहुत खुश है अगर उसको चाइनीज युआन में पेमेंट दी जाए, क्योंकि चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट करना होता है रशिया को। तो कल की डेट में उस युआन से रशिया चाइना को पेमेंट कर सकता है। लेकिन युआन में पेमेंट देना ना केवल इंडिया को पसंद आएगा, ब्रिक्स की रशिया चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज को भी पसंद नहीं आएगा। ब्राजील, साउथ अफ्रीका ये भी नहीं चाहते, इंडिया भी नहीं चाहता कि एक लिमिट से ज्यादा चाइना को युआन में पेमेंट की जाए। क्योंकि देखिए चाइनीज सरकार का और चाइनीज इकोनॉमिक्स का जो काम करने का तरीका है वो गलत है, वो बहुत अनएथिकल है। वो मार्केट को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो अपने टर्म्स को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इंडिया बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहा है आज के साथ। आज की डेट में केवल इंडिया रशिया के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इंडिया ने यहां पे यूएई के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट करने की कोशिश की है, ताकि इंडिया यूएई के बीच का ट्रेड बढ़े, पैसों का हेरफेर आसान हो जाए। जो 35 लाख की इंडियन कम्युनिटी यूएई के अंदर स्टैब्लिश्ड है, और जो 18% शेयर इंडिया के रेमिटेंस का यूएई से आ रहा है, इसको भेजने और लाने में हमें ज्यादा मुसीबत ना हो। फिर ऐसा ही एक बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट इंडिया इंडोनेशिया के साथ करना चाह रहा है, जहां पे इंडोनेशियन रुपी इन्वॉल्व है, रुपया इन्वॉल्व है। तो कुल मिला के दोस्तों आज के समय में, आज के जियोपॉलिटिक्स के टाइम में, ओवरऑल यूएस डॉलर और यूरो के ऊपर जो एक्सेसिव रिलायंस है दुनिया भर के ट्रेड में, इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना? तो भले ही इंडिया रुपी और रशियन रूबल के बीच में ट्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो करेंसी एग्रीमेंट्स है, बहुत सारी कंट्रीज के करेंसी के रिस्पेक्ट में साइमल्टेनियसली और पैरेलली परस्यू किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो यूएई का दिरहम हो, चाहे इंडोनेशिया का रुपया हो। इससे होगा क्या कि लॉन्गर टर्म में आईएमएफ के ऊपर और वर्ल्ड बैंक के ऊपर और वेस्टर्न बेस्ड प्राइवेट कैपिटल के ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज की जो डोमिनेंस है, जो डिपेंडेंस है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। डोमिनेंस नहीं, डिपेंडेंस। और इस पर्टिकुलर सेटिंग में हमें कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ना है कि हमारी डिपेंडेंस चाइनीज युआन के ऊपर ना हो जाए। इसलिए अगर आप देखो तो ब्रिक्स के अंदर रशिया और चाइना को छोड़ दो, तो बाकी कंट्रीज भी चाइनीज युआन में पेमेंट बहुत ज्यादा डील नहीं करना चाहती। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लाइमेट इवेंट एंड अम्ब्रेला फॉर अर्बन हेल्थ। यहां पे क्या बोला जा रहा है भाई? देखिए मॉनसून सीजन चल रहा है इंडिया के अंदर, और जब मॉनसून सीजन आता है तो बहुत प्रकार की टेंशंस, बहुत प्रकार की बीमारियां आती। पहली बात तो आप कह लो डिजास्टर्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल का जो मॉनसून है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय से शुरू हुआ अरेबियन सी के ऊपर जून में। ठीक है ना? इसने ओवरऑल वेस्टर्न इंडिया में तरकाट मचाई।
फिर अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट आसाम में वहां पे भी बारिश वगैरह काफी हुई है। अब हम बैक टू नॉर्मल कहीं ना कहीं हो रहे हैं, लेकिन जब भी इस प्रकार का मानसून का मौसम आता है, गर्मी आती है और उसके साथ साथ बारिश आती है, तो कुछ बीमारियां आती हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री, लेप्टोस्पिरियोसिस, मलेरिया, डेंगू, ये सब भी आते हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। वाटर और वेक्टर बॉर्न डिजीजेज यहाँ पे फैलती हैं। पॉपुलेशन का हर सेक्शन इनसे कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। खासकर एक पर्टिकुलर सिटी के जो लेस डेवलप्ड हिस्से हैं वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं। एक सिटी के अंदर जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, जहां पे लोगों के पास ज्यादा हेल्थ ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं, लोग गरीबी में रह रहे हैं, भीड़ में रह रहे हैं, जैसे स्लम्स हो गए, रीसेटलमेंट कॉलोनीज हो गई, इन सब जगहों पे ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, ना ही कोई प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट है, तो यहां पे रहने वाले लोग थोड़ा ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप देखो तो एक स्टडी रिसेंटली कंडक्ट की गई है यहाँ पे इंद्रनील मुखोपाध्याय जी के द्वारा। ओके, इसमें बेसिकली ये बोला गया है, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एक स्टडी पब्लिश हुई है। इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया गया। क्या बोला गया कि भाई जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वाले घर हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू मलेरिया। और वो घर जो अर्बन इलाकों में है व्हेन कंपेयर टू रूरल इलाके, वो ज्यादा वल्नरेबल है। गरीब घर, अब गरीब घर गांव में भी है, शहरों में भी है, लेकिन शहर का जो गरीब घर है जिसके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बुरे हैं, वो मलेरिया के सामने भी ज्यादा वल्नरेबल है, वो डेंगू के सामने भी ज्यादा वल्नरेबल है। दोनों चीजें यहां पे आ गई। उसके साथ साथ देखो, मॉनसून सीजन के बाद जो वाटर और वेक्टर बॉर्न डिजीज मैनेजमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बहुत हाई अलर्ट पे हैं। वो मॉनिटर करना चाहते हैं, कंटेन करना चाहते हैं स्प्रेड ऑफ सच डिजीजेस को। अब देखिए बात यहां पे ये है कि इन डिजीजेस के कंट्रोल के स्प्रेड, मतलब इन डिजीज के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सिस्टमैटिक और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए अलग अलग राज्यों के बीच में। हमें अपने अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रांग करना है, उसकी रेजिलियंस को बढ़ाना है। एक ऐसा सिस्टम जो कि वल्नरेबल अर्बन पॉपुलेशन को थोड़ा आराम दे, जो लोग अर्बन स्लम्स में रह रहे हैं, परी अर्बन इलाके में रह रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में रह रहे हैं, उनकी पब्लिक हेल्थ नीड्स को ध्यान में रखे, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो एक इमीडिएट फोकस की जरूरत है यहां पे अर्बन इलाकों में, ग्रेटर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। क्लाइमेटिक शॉक्स एक लिमिट से ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, इस बात को इंश्योर करने की जरूरत है। अगर आप देखो तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसने मॉडेस्ट बिगिनिंग्स की थी प्राइमरी केयर सिस्टम को अर्बन इलाकों में अच्छा करने की, लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करके, रेवेन्यू जनरेट करके, लोगों के हेल्थ में पैसा इन्वेस्ट करके चीजों को सॉर्ट आउट करने की। तो लोकल बॉडीज का रोल यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया जा रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया जाता है, ये पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन रेजिलिएंट सिस्टम बनाने के लिए कुछ फंड्स को एलोकेट कर सकता है। यहाँ पे शहरों में, खासकर अर्बन इलाकों में और इनफैक्ट रूरल इलाकों में भी, जो वल्नरेबल तबका है, जो कि मानसून आने के बाद बीमारियों वगैरह से अफेक्ट होता है, इनको बचाने के लिए, कोविड-19 जैसी अगर मान लो कोई इमरजेंसी वायरस फैलने लगता है, उससे लोगों को बचाने के लिए, जो प्राइमरली आप कह लो हेल्थ टारगेटिंग के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम को चलाने के लिए यहां पे पैसा एलोकेट किया जा सकता है। किसके द्वारा? फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो भैया हेल्थ और क्लाइमेट क्राइसिस ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का ही कॉम्प्लेक्स नेचर है। तो अभी के समय का जो वर्टिकल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, ये उतना इफेक्टिव नहीं है। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी पब्लिक हेल्थ को सुधारने के लिए। इसके लिए मल्टीपर्पस फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का हमको एक पूरा का पूरा जत्था बनाना पड़ेगा, जो कि कम्युनिटीज और हेल्थ सिस्टम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है। आगे चलते हैं, लर्निंग फ्रॉम द चिप्स एक्ट ऑफ द यूएस। भाई देखो, यूनाइटेड स्टेट्स क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स एंड साइंस एक्ट ऑफ 2022 चिप्स एक्ट। यूएस के अंदर इस चिप्स एक्ट को आए 1 साल कंप्लीट हो चुका है 9 अगस्त को। इस पर्टिकुलर एक्ट ने यूएस के अंदर अगले 5 सालों में $52.7 बिलियन खर्च करने की बात की, जिससे अमेरिकन कॉम्पिटिटिवनेस, इनोवेशन और नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो यूएस का चिप्स एक्ट, इसको ट्रेडमार्क माना जा रहा है। इंडिया के अंदर भी ओवरऑल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ाई जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बट इंडिया यूएस से क्या सीख सकता है, इस चिप्स एक्ट से क्या सीख सकता है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है। वैसे तो देखो, मैं आपको क्लियरली बता दूं, यूएस की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का इस समय पे इंडिया के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है। इंडिया बहुत पीछे है यूएस से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन फिर भी इंडियन पर्सपेक्टिव के रिस्पेक्ट में यूएस के चिप्स एक्ट से सीखने के लिए बहुत कुछ है। डेफिनेटली हम चिप्स एक्ट के जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं उनको सीधे सीधे रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन 4 लेसन जरूर सीख सकते हैं अपनी सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी में। क्या क्या है?
तो ये जो चिप्स एक्ट है, इट इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेवरल आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। 4 सेपरेट फंड्स बनाए गए हैं $52.7 बिलियन के लिए चिप्स एक्ट में, ठीक है ना। इसमें से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है इसको $50 बिलियन दिए गए, ये लीड करेगा चिप्स को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो अमेरिकन फंड फॉर एक्सेलरेटिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च, इसको चला कौन रहा है? इसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स चला रहा है। उसके साथ साथ $2 बिलियन यहां पे एलोकेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, जो कि डिफेंस यूनिक टेक्नोलॉजीज के बारे में इस चिप्स एक्ट की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को बताएगा, उस हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को $0.5 बिलियन दिया गया है कि वो फॉरेन पार्टनर्स के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सिक्योरिटी को लेकर बातचीत करें। और नेशनल साइंस फाउंडेशन को $0.2 बिलियन दिया हुआ है सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स को डेवलप करने के लिए चीजें लाके। तो देखिए, चिप्स पैक्ट के अंदर $52.7 बिलियन को 4 अलग अलग एजेंसीज के बीच में डिवाइस किया गया है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ द यूएस, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और चौथा है नेशनल साइंस फाउंडेशन। कुछ इस प्रकार की चीज इंडिया में भी करने की जरूरत है। इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसको मैनेज कर रहा है मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग की, असेंबली की, डिस्प्ले की, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की, इसको देख रहा है एक इंडिपेंडेंट डिवीजन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ज्यादातर जो मीति के ब्यूरोक्रेट्स हैं उससे भरा हुआ है। कि जो पॉलिसी है चिप डिजाइन की, उसे बनाता है सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो मीति के अंदर ही काम करता है। तो कुल मिला के ओवरऑल इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दे दी गई है। बट कुछ कुछ हद तक चिप्स एक्ट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा गया है, ऐसा सेग्रीगेशन आप इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं। ओके, चिप्स एक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर कंपनी को अगर फंडिंग चाहिए तो वो ओवरऑल अपने वर्कफोर्स डेवलपमेंटल प्लान को सबमिट करेगा। अब इंडिया के अंदर एक नेशनल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया गया है ताकि इंडस्ट्रियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोलैबोरेशन किया जा सके। सॉरी, ये यूएस के अंदर बनाया गया नेशनल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेंटर। कुछ इस प्रकार का सेंटर इंडिया के अंदर भी बनाया जा सकता है। इंडिया के अंदर एक कॉम्पिटेंट सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग वर्कफोर्स बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। वो वर्कफोर्स जो कि ओवरऑल $0.2 बिलियन एलोकेट करके नेशनल साइंस फाउंडेशन को यूएस के अंदर बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या कुछ ऐसा इंडिया के अंदर किया गया? जी हां दोस्तों, किया गया है। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, इसके अंदर मीति ने इसको शुरू किया। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम 100 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ यहां पे मिलाया जा रहा है। तो बेसिकली जिस प्रकार से नेशनल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेंटर चल रहा है यूएस के अंदर, इंडिया का चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम वर्कफोर्स एक्सपेंशन करेगा, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आएगा, सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स को इंडिया के अंदर डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो नो डाउट चिप्स एक्ट यूएस जो कर रहा है, कुछ कुछ वैसा इंडिया भी करने की कोशिश कर रहा है। बट जितना ऑर्गेनाइज तरीके से चिप्स एक्ट यहां पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा है यूएस की, उतने ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया के अंदर काम नहीं हो रहा। फिर चिप्स एक्ट ने एक चिप प्रोग्राम ऑफिस भी बनाया है टू ले डाउन द गाइडलाइंस फॉर असेसिंग द फाइनेंशियल वैलिडिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, फाइनेंशियल डायरेक्टर्स किस प्रकार से काम होगी, वायबिलिटी प्रपोजल्स, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत हो रही है। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया में चीजें हो नहीं पा रही हैं। खास बात दोस्तों ये कि यूएस का जो चिप्स एक्ट है ना, ये सिर्फ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं कर रहा है। फ्यूचर में सेमीकंडक्टर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूएस टॉप पे रहे, इस बात पे भी ये फोकस कर रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है ना यूएस का, वो $11 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है फ्यूचर रिसर्च पे। कुछ इस प्रकार की फ्यूचर रिसर्च को हमें इंडिया के अंदर भी डेवलप करना पड़ेगा। फिर अगर आप देखो तो चिप्स एक्ट जो है यूएस का, वो नेशनल एडवांस पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम पे बात करता है, जिससे ओवरऑल जो डिस्प्रोपोर्शनेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है फ्यूचर में उसको उठाया जा सके। देखिए क्या है, सेमीकंडक्टर्स की डेवलपमेंट में, मदरबोर्ड्स, इंटीग्रेटेड चिप्स की डेवलपमेंट में ओवरऑल पूरे पैकेज को छोटा करने की बात की जाती है। इसलिए लेबर इंटेंसिव ये जो पैकेजिंग के अंदर साइंस एंड टेक का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवांस पैकेजिंग टेक्निक्स को बनाने की कोशिश इंडिया में ना के बराबर है, जबकि यूएस में इसके लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम डेडिकेट किया गया है, नेशनल एडवांस्ड पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। ये सब चीजें हमें यूएस से सीखनी पड़ेंगी। तो बेसिकली यूएस का जो चिप्स एक्ट है, वो इतने सारे पैरामीटर्स में इतना ब्रॉड है, इतना वाइड है, इतना एक्सपेंसिव है कि इंडिया का सेमीकंडक्टर प्रोग्राम अभी के लिए इससे टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन अभी के लिए इससे टक्कर नहीं ले सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर में भी इसको ना करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर अगला भाई, स्टिफलिंग डिसेंट, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट सीम्स इंटेंट ऑन यूजिंग ऑल मींस टू थ्वार्ट इमरान खान।
भैया 3 महीनों में दूसरी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फिर से अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। कन्विक्शन का केस है, तोशा खाना के ऑफिशियल गुड्स को इन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किया। पिछली बार 9 मई को अल कादिर ट्रस्ट केस में इनको अरेस्ट किया गया था। अभी के लेटेस्ट कन्विक्शन में 3 साल की जेल की सजा है। तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट से अगले 5 सालों के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं इमरान खान। तो इस साल नवंबर में जो इलेक्शन होने वाले इसमें इमरान खान पार्टिसिपेट कर नहीं पाएंगे, ये पूरी कोशिश। देखिए इस समय पे शहबाज शरीफ की जो सरकार है और जो मिलिट्री लीडरशिप है आपकी पाकिस्तान की, वो पूरी तरीके से आमादा है कि कैसे भी करके इमरान खान को इलेक्शन मत लड़ने दो, क्योंकि अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ जाते हैं तो इनके जीतने के काफी चांसेस बन जाएंगे, ठीक ना। वैसे देखा जाए दोस्तों तो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, कहीं ना कहीं वो मिलिट्री के लीडरशिप के साथ दोस्ती करके ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगर आप देखो, जब जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार थी उस समय पे इमरान खान की परवेज मुशर्रफ से नहीं बनी, तो बहुत लंबे समय तक हाउस अरेस्ट के अंदर रहे इमरान खान। बाद में ओवरऑल जो जनरल कमर बाजवा थे, जो मिलिट्री लीडर थे, उनके साथ इमरान खान की अच्छी बनती थी। इसके चलते ही इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ पाए। लेकिन बाद में अगर आप देखोगे तो इमरान खान की मिलिट्री से बनी नहीं, मिलिट्री से बनी नहीं तो इमरान खान के लिए कितनी परेशानियां आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपको सामने नजर आ रहा है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब भी पाकिस्तान के कुछ प्राइम मिनिस्टर्स, पूर्व प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर एक्शन हुआ, पूर्व प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के ऊपर, जैसे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ऊपर, शाहिद कप्पन के ऊपर, कुछ और जैसे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के ऊपर। लेकिन ये बहुत सा एक्शन मिलिट्री लीडरशिप के साथ इन लीडर्स की नहीं बन रही थी इसलिए लिया गया, ना कि ओवरऑल दो पॉलिटिकल फैक्शंस के बीच में कुछ आप कह लो मुठभेड़ हो। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है ना, उसका चैलेंज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल फैक्शंस के बीच नहीं है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी होती है और दूसरी तरफ मिलिट्री लीडरशिप आ जाती है। अब अगर आप मिस्टर खान की बात करें तो मिस्टर खान को अप्रैल 2022 में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटा दिया गया। 100 से ज्यादा केसेस इनके अगेंस्ट चल रहे हैं। इनको और इनकी पार्टी तहरीके इंसाफ के बाकी मेंबर्स को प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की जा रही, जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। मिलिट्री और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर तहरीके इंसाफ से इतना डर गई है कि कैसे ना कैसे करके इनको डिस्क्वालीफाई कराना चाह रही है, ये अगले इलेक्शन में लड़ पाए, अगर लड़ लिए तो जीत ही जाए। तो ये सारी बातें ओवरऑल यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब इसका क्या तोड़ है, इसका क्या आउटकम है, इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ तो कहा जा नहीं सकता। एक्चुअली में इमरान खान यहाँ पे इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान की जुडिशरी इनको रीइंस्टेट करती है कि नहीं, और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो आप कह लो चीफ जस्टिस हैं वो कहीं ना कहीं प्रो इमरान खान है। तो आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है पाकिस्तान का, ये देखना बाकी। फिर भैया साउथ कोरिया से क्लेम निकल के आया है कि एक नए प्रकार का सुपर कंडक्टर इन्होंने ढूंढ लिया है, LK-99। ठीक है, तो बेसिकली कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में रूम टेम्परेचर पे इफेक्टिवली काम करने वाला सुपर कंडक्टर ढूंढने की कोशिश कई डेकेड से हो रही है। कई बार अनाउंसमेंट आता है कि हाँ भाई ऐसा सुपर कंडक्टर ढूंढ लिया गया, बाद में जब साइंटिफिक टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि वो भाई सुपर कंडक्टर इतना बढ़िया था नहीं। रिसेंटली साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने अनाउंस किया 2 प्री प्रिंट पेपर्स के थ्रू, जो कि आर्क्सिव रिपोजिटरी में अपलोड किए गए, कि उनको LK-99 नाम का एक सुपर कंडक्टर मिल गया है जिसके पास सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज है रूम टेम्परेचर और एम्बियंट प्रेशर पे। जी हाँ, सुपर कंडक्टर की देखिए 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन 4 रिक्वायरमेंट्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि जो कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टिंग करता है बहुत लो टेम्परेचर पे और बहुत हाई एक्सट्रीम प्रेशर पे। तो अगर एम्बियंट प्रेशर पे और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल सुपर कंडक्टिंग प्रोसेस को कर पाता है, डेवलप कर पाता है, जैसे कि कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली उनके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि एक रिक्वायरमेंट तो ये कि उनको इंडस्ट्रियल रिसर्च और डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो सुपर कंडक्टिविटी की आप कह लो एट्रीब्यूट्स को फॉलो कर सकें। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई नॉर्मल केस में जो कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर्स हैं वो बहुत कम टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं। चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सट्रीम प्रेशर पे ऑपरेट करते हैं। अब ओवरऑल नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल करना और सुपर कंडक्टिंग की प्रोसेस को ग्राउंड लेवल पे डिस्प्ले करना, ये सब जरूरी है। तो इस रिस्पेक्ट में LK-99 नाम का कॉपर सब्सटीट्यूटेड लेड एपेटाइट नाम का यहां पे मटेरियल बनाया गया है जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को रूम टेम्परेचर में असर्ट कर पा रहा है। ठीक है ना भाई। तो एक रूम टेम्परेचर और प्रेशर सुपर कंडक्टर इमैन्युएबल वैल्यूएबल थिंग है।
साइंटिफिक प्रेस्टीज की बात एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मटेरियल है, दुनिया भर में इसको बहुत लंबे समय से ढूंढा जा रहा है। पहले भी इस बात को लेके काफी अनाउंसमेंट हुए कि हाँ भाई ऐसा सुपर कंडक्टर मिल गया है, ऐसा सुपर कंडक्टर मिल गया है, बट ग्राउंड लेवल पे जब थीसिस करी गई, जब एनालिसिस करी गई तो पता चला ऐसा मिला नहीं है। अभी भी साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो दे दी है, बट इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए प्रॉपर सैंपल्स प्रोवाइड नहीं किए। उनका ये बोलना है कि सैंपल प्रोवाइड किए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन होगा। बट जरूरी ये है, अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हैं तो उस क्लेम की साइंटिफिक वैलिडिटी को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्जीवाड़े में उड़ा दिया गया सुपर कंडक्टर मिल गया रूम टेम्परेचर पे और बाद में पता चला कि नहीं मिला, तो वो फिर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं रहती है। फिर आगे चाइनीज वर्ल्ड व्यू, इट पोस्टुलेट्स एंड अ रियलिटी चेक। यहां पे भैया जी जिनपिंग के वर्जन की बात की जा रही है। इस समय पे जो चाइना का पैरामाउंट लीडर है जी जिनपिंग, वो ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेंचुरी को चाइना की सेंचुरी बताता है और ये बताता है कि जो वेस्टर्न बेस्ड रूल बेस्ड ऑर्डर है ना, ये आगे आने वाले समय में चल नहीं पाएगा, ये गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा और दुनिया में एक ही ऑर्डर चलेगा, चाइनीज प्रमोटेड वर्ल्ड ऑर्डर। और चाइनीज ड्रिवन वर्ल्ड ही ओवरऑल डिसऑर्डर, एसिमेट्री और फ्रेगमेंटेशन को पूरी दुनिया से हटा सकता है। इसको ओवरऑल चाइना ने क्या बोला है, जी जिनपिंग ने क्या बोला है, चेंजेस अनसीन इन अ सेंचुरी। इन पर्टिकुलर चेंजेस में जो डेमोक्रेटिक डोमिनेंस वाली कंट्रीज हैं वो टिक नहीं पाएंगी, चाइना की आप कह लो सोशलिस्टिक और कम्युनिस्टिक ऑर्डर वाली कंट्रीज ही चल पाएंगी। ठीक है ना, ये सब बातें बताई जा रही है। देखिए, चाइना जियो स्ट्रैटेजिकली काफी आगे निकल चुका है अपनी इकोनॉमिक ताकत के दम पे। चूंकि उनके पास पैसा है तो उन्होंने अपनी मिलिट्री भी डेवलप कर ली है, उन्होंने अपना आरएनडी भी डेवलप कर लिया है, अपने बायोलॉजिकल वेपन्स को भी डेवलप कर लिया है। तो बेसिकली यहां पे जो चाइना काफी आगे बढ़ गया। अब जब चाइना आगे बढ़ गया मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, तो फिर वो अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर को भी दुनिया भर में मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि यूएस इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट सबसे बड़ा थ्रेट है। पहले तो क्या था कि यूएस पार्शियल कंटेनमेंट की बात करता था, ओके, लेकिन जब पूरी दुनिया में बहुत सारे मेजर इंटरनेशनल स्फीयर्स में चाइना ने यूएस को रिप्लेस करना शुरू किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट एशिया में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मांडवली करवाना, यूएस सोच भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, चाइना ने ग्राउंड लेवल पे कर दिया, तो यूएस इससे बड़बड़ा गया। तो अब यूएस देख रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, यूएस देख रहा है कि उसकी सोसाइटी अंदर से टूट रही है, उसकी पावर दुनिया भर में लूज हो रही है। तो ओवरऑल उसने एक ओपन फ्रंटल बैटल छेड़ दिया है चाइना के अगेंस्ट। और इस फ्रंटल बैटल्स के चलते दुनिया भर में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं, जैसे कि ऑकस ग्रुप बना, ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूएस, क्वाड ग्रुप बना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान यूएस का। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो यूएस पावर स्ट्रगल कर रहा है चाइना के साथ, उसके चलते ही इस प्रकार के नए ग्रुप्स बन रहे हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो जो एरा है वो पॉलीसेंट्रिक कंपटीशन और कॉपरेशन का है। इस पर्टिकुलर एरा के लिए चाइना तैयार है, यूएस यहां पे तैयार नहीं है। यूएस की मार्केट डोमिनेंस यहां पे खत्म हो रही है, चाइना का मार्केट इन्फ्लुएंस यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस मल्टीलेटरल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी बढ़ रहा है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया। इस सब बातों को लेके यूएस बहुत हद तक नर्वस हो रहा है। आज की डेट में चाइनीज स्टैंडर्ड्स को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, चाइना के स्टेट कैपिटल के मॉडल को दुनिया भर में फॉलो किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों यहां पे ओवरऑल जी जिनपिंग जिस मजे की बात कर रहे हैं, जिस इकोनॉमिक ताकत की बात कर रहे हैं, वो जी जिनपिंग की बनाई नहीं है, वो ओवरऑल उन पॉलिसीज की बनाई हुई है जो कि डेंग जाओपिंग बना के गया था। आज की डेट में भले ही चाइना ने बहुत ज्यादा इनॉर्मस तरीके से ग्रो किया है, इस पर्टिकुलर सेंचुरी के पहले 2 डिकेड्स में 800% इंक्रीज हुआ है चाइनीज ट्रेड वॉल्यूम्स में, अनइमेजिनेबल इंक्रीज हुआ है उनकी जीडीपी में, 80 करोड़ चाइनीज पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी निकल गए। तो नो डाउट जो टेम्पो है चाइना की ग्रोथ का वो बहुत तगड़ा है। लेकिन अभी के समय पे जी जिनपिंग जिस प्रकार की ऑर्थोडॉक्स वर्जन ऑफ कम्युनिस्ट पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है, मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी को हटा के, लॉन्ग टर्म में चाइना को नुकसान पहुंचाएगा। चाइना की इकोनॉमी और जीडीपी उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से पहले बढ़ा करती थी। कोविड-19 के समय पे ड्रैकोनियन मेजर्स को इनैक्ट किया चाइना ने, जिसने ओवरऑल चाइना की इकोनॉमी और मार्केट सेंटीमेंट और आप कह लो इंडिविजुअल सेंटीमेंट सबको यहां पे हर्ट किया। तो भले ही यहां पे चाइना असर्ट कर रहा हो अपनी पॉलीसेंट्रिक कॉपरेशन की अप्रोच को, बट एक्चुअली में जब चाइना अपनी बायलेटरल डीलिंग्स में आता है तो बहुत ज्यादा हैफेजर्ड और डिक्टेटर और ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड में काम करता है। चाइना की जो करंट जीडीपी ग्रोथ रेट है वो केवल 3% के आसपास है। तो 3% की जीडीपी ग्रोथ रेट से चाइना की इकोनॉमी बहुत हद तक स्टैग्नेंट हो सकती है आगे आने वाले समय में, इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेजी से पहले बढ़ी है।
और चाइना जो इस समय पे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, वो अपनी कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कर रहा है। और कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी में चाइना के लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में उनको उनकी आइडियोलॉजी की आदत डाल दी गई। आज की डेट में दुनिया भर की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, इंडिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में इस प्रकार से लोग रह नहीं सकते। और बहुत हद तक चाइना के साथ फ्यूचर में क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि चाइना का स्टैंड ताइवान के ऊपर क्या रहता है। कल की डेट में अगर चाइना एक फुल फ्रंटल अटैक खोल देता है ताइवान के ऊपर, बहुत हद तक यूक्रेन की तरह, तो उस रिस्पेक्ट में लॉन्ग टर्म में चाइना ने इतने लंबे समय से मेहनत करके जो ताकत इकट्ठी की है, वो ताकत कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम लोग अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस पे। करंट अफेयर्स एनालिसिस पे एक ही आर्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, मोर स्टूडेंट्स यूजिंग स्मार्टफोन्स फॉर एंटरटेनमेंट देन सर्वे। देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने एक रिपोर्ट यहां पे रिलीज की, जिसमें 6229 पेरेंट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन रूरल कम्युनिटीज इन 21 स्टेट्स के रिस्पॉन्सेस को स्टडी किया गया। और उस रिस्पॉन्स से पता यह चला है कि बच्चे भैया स्मार्टफोन्स का, डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई के लिए कम, इंटरटेनमेंट, म्यूजिक और बकवास के लिए ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो भैया पैन इंडिया सर्विस 6229 पेरेंट्स का, स्कूल चिल्ड्रन का, ये बच्चे 6 से 16 साल के, रूरल कम्युनिटीज 21 स्टेट्स के, ये स्मार्टफोन का प्रयोग एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा कर रहे हैं। यूट्यूब देखना, म्यूजिक सुनना, पढ़ाई लिखाई के लिए तो कम कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने इसको रिलीज किया। इसको बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड बाय डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि कोलैबोरेशन है ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और संबोधिनी रिसर्च और कम्युनिकेशन के बीच में। तो ये डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट किसका कोलैबोरेशन है, नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो, प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं, फिर आप बोलोगे कि ये कहां से आ गया, तो न्यूज में था ही नहीं, ये न्यूज में है। तो ये सर्वे ये बताती है कि 49.3% जो स्टूडेंट है रूरल इंडिया में, उनके पास स्मार्टफोन्स का एक्सेस है। ठीक है ना भाई। अब अमंग पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू गैजेट्स, जिन बच्चों के पास ओवरऑल गैजेट्स का एक्सेस है, उनके पेरेंट्स ने 76.7% पेरेंट्स ने बोला है कि बच्चे फोन का इस्तेमाल करते हैं वीडियो गेम खेलने के लिए। ओके। जिन स्टूडेंट्स के पास गैजेट्स का एक्सेस है, उसमें से 56.6% बच्चे वॉचिंग मूवीज देखने के लिए, ओवरऑल मतलब मूवीज को डाउनलोड करना, उनको देखने के लिए गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। 47.3% म्यूजिक को डाउनलोड और सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 34% केवल स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। और 18% ने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखे हैं उस पर्टिकुलर फोन। ये जो 6229 पेरेंट्स का यहाँ पे एनालिसिस हुआ है, इसमें से 6135 पेरेंट्स के बच्चे स्कूल जाते हैं, 56 पेरेंट्स के बच्चों ने स्कूल से ड्रॉप कर लिया है, 38 पेरेंट्स के बच्चों ने कभी स्कूल गए ही नहीं है। एटलीस्ट 78% ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स एंड 82% ऑफ द पेरेंट्स ऑफ बॉय वांटेड टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन टू द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कम से कम ग्रेजुएशन तक की तो पढ़ाई करें। 8वीं क्लास और उससे ऊपर के जो बच्चे हैं, उनके पास जो स्मार्टफोन्स का एक्सेस है 58.32% है। कक्षा 1 से लेकर तीसरी क्लास के बच्चों के पास स्मार्टफोन का एक्सेस 42.1%। तो इतने ही इंडिकेटर्स देखें यहाँ पे काम के हैं। इस प्रकार के इंडिकेटर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको घुसने को नहीं बोलूंगा, अनटिल एंड अनलेस आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तब ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जितने स्टैटिस्टिक्स मैंने अभी आपको बताया ना, इतने भी अगर आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो और अपने जवाबों में लिख दो कंटेक्चुअली, आपको कुछ नंबर बन सकते हैं। और अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो इस प्रकार के आर्टिकल्स आपके लिए गोल्ड माइन है। सारे स्टैटिक्स लिख लो, क्योंकि सोशियोलॉजी मतलब स्टैटिक्स के बेसिस पे अपने आंसर को असर्ट करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे दोस्तों फॉलो कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो मेंटरशिप प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। काफी मेहनत से बनाया हुआ है ये कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट